आज मेरे साथ है अभिषेक बब्बर, who is currently a fourth year computer science student at Delhi Technological University. He has been able to crack an amazing placement at Urban Company with a CTC between 30 to 35 LPA. So आज हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी और बहुत कुछ. So शुरुआत करते हैं. So hi अभिषेक, कैसे हो यार? Hi Simon, I'm fine. What about you? थैंक यू फॉर आस्किंग. मैं भी बहुत बढ़िया यार. तो मेरे को अभिषेक बताते हैं फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस दैट ही लव्स डूइंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड कोडिंग. तो बिफोर गोइंग दैट फार, तो मुझे बस ये जानना है कि हाउ डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी? राइट, सो सबसे पहले तो ना मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ थोड़ा सा. तो एक्चुअली 11th और 12th में मेरे पास C++ थी पहले से एज अ सब्जेक्ट. तो ये 2-3 डेटा स्ट्रक्चर्स और विद बेसिक्स मेरे क्लियर थे पहले से. तो उसके बाद जब D2 में फर्स्ट ईयर में आया मैं, तो वहाँ क्या हुआ कि पता चलता है कि 2017 का जो मैक्सिमम पैकेज आता है वो 1.27 करोड़ के समथिंग करीब था. तो उसमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि मतलब ऐसा क्या किया उन्होंने कि हम भी कर सकते हैं. चलो पता करते हैं, थोड़ा सीनियर से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया. तो पता चलता है कि उन्होंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट करी थी और कुछ एप्स वगैरह पहले से बनाए हुए थे. तो मैंने फर्दर और थोड़ी सी स्टडीज करी, रिसर्च करी, सीनियर से पूछा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, ये वो. तो सीनियर्स ने बताया था कि कर सकते हो डेवलपमेंट वाला पार्ट, बट उससे पहले DSL को आपको करना जरूरी है किसी भी कंपनी में क्रैक करने के लिए. तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट वाला पार्ट तो क्लियर था कि करना ही है. तो मेरे को एक बेनिफिट मिला कि उन्होंने सीनियर्स ने कहा था कि C++ और जावा चूज कर लो. तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेनिफिट मिला कि मैंने जावा चूज करी. उससे बेसिकली मैं DSL को भी करता था और डेवलपमेंट भी मैंने कर ली थी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. मतलब एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर ली थी. तो अब जब इतना पार्ट हो चुका था तो नेक्स्ट पार्ट जो था वो मेरा था कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना. बेसिकली मेरा जो इंटर्नशिप सीजन था वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा था. मतलब 3-4 कंपनीज में चांसेस मिले, बट ठीक है, कभी कभी HR राउंड में मैं आउट हो जाता था, कभी कभी टेक्निकल राउंड में आउट हो जाता था. तो ओवरऑल मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली एट द एंड ऑफ दिसंबर तक, जब मैंने प्लेसफिट ज्वाइन करा था. बेसिकली इट वाज अ प्लेसफिट जॉब गारंटी प्रोग्राम. तो जब मैंने ज्वाइन करा तो चीज़ें पता चली कि हम ठीक नहीं कर रहे थे. मतलब हम प्रैक्टिस तो कर रहे थे क्वेश्चंस, इंटरव्यू बिट पे ठीक है, क्वेश्चंस तो हैं, बट वो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. बट दिक्कत क्या आ रही थी कि अगर उसका कोई वेरिएशन आ जाता था प्रॉब्लम का तो वो सॉल्व नहीं हो पाता था इंटरव्यू बेसिकली, कभी इंटरव्यू राउंड्स में या कभी कोडिंग राउंड्स में. चीज़ों मतलब जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके जो वेरिएंट्स थे वो मैं पकड़ नहीं पाता था. बेसिकली उसके लिए प्रैक्टिस की नीड थी. और इंटरव्यूज में भी मैं थोड़ी बहुत गलतियाँ करता था. मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे को. तो HR राउंड में इसीलिए मैं 2-3 बार रिजेक्ट हुआ था. तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो प्लेसफिट ने बेसिकली ओवरऑल डेवलप कराई मुझे एज अ परफेक्ट कैंडिडेट. उन्होंने मतलब एट द एंड ऑफ बेसिकली बिफोर द प्लेसमेंट सीजन आई वाज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर प्लेसमेंट. तो दो बातें यार. एक तो जैसे तुमने बोला कि सीनियर्स ने काफ़ी अच्छा एडवाइस करा और तुम उसी से कंपैरेटिव वगैरह में सीखे, राइट. और एक चीज़ तो तुमने बोली कि दिक्कत आ रही थी कोडिंग करने में, और मतलब बेसिक लिस्ट तो मैंने उठा ली, बट उसके बाद वेरिएशंस करने में प्रॉब्लम आ रही थी. तो जैसे तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें एडवाइस करा, तो अब तुम 4th ईयर हो, तो अभी जो लोग हैं जो अपनी कोडिंग जर्नी जस्ट शुरू कर रहे हैं, तो तुम उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे कि हाउ कैन दे इम्प्रूव ऑन देयर कोडिंग स्किल्स? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है एक लैंग्वेज सीखना. तो इधर गो विद C++ और इधर गो विद जावा. तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज पकड़ लो फॉर DSL एल्गोरिथम. तो मैं पाइथन वैसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पाइथन बेसिकली सीनियर्स भी मेरे रिकमेंड नहीं करते थे. उसका रीजन मुझे बाद में पता चला कि कंपनीज में काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं वो पाइथन अलाउ ही नहीं करती. और पाइथन में बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं पहले से, तो मतलब सीखने को बहुत कुछ नहीं मिलता. तो ये ड्रॉबैक था पाइथन का. तो इधर गो विद C++ और गो विद जावा. तो उसके बाद बेसिकली थ्योरी पार्ट, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लाइक देयर आर यूट्यूब चैनल्स. तो यहाँ से आप अपने बेसिक स्ट्रेंथन कर सकते हो. और उसके इतना जब हो जाता है तो हम रेडी हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए फॉर क्वेश्चंस. उस चीज़ के लिए आई गेस देयर आर अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स लाइक LeetCode एंड हैकररैंक मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा फॉर अ बिगिनर. तो इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सप्लोर कर सकते हो. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट लाइक कोर्सेज एंड कोर्सेज. तो एक और एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि जब भी छुट्टियाँ होती हैं कॉलेज की, तो छुट्टियों में बेसिकली उसको हमें तक ठीक से यूटिलाइज करना चाहिए अपने टाइम को. क्योंकि छुट्टियों का जो टाइम होता है उसमें बेसिकली सीनियर्स मोस्टली एडवाइस यही करते हैं कि आप बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि आपको रिज्यूमे में थोड़े बहुत प्रोजेक्ट शो करने होते हैं, या फिर आप इंटर्नशिप्स करो, क्योंकि रिज्यूमे में आपको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी शो करना होता है, या वर्क एक्सपीरियंस भी आप शो कर सकते हो. इससे आपका रिज्यूमे ही डेवलप होगा.
तो इतना मतलब एक जूनियर के लिए इनफ है, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में इतना काफ़ी है। पहले एक लैंग्वेज सीख लो, उसके बाद बीए से प्रैक्टिस कर लो, छुट्टियों में आप प्रोजेक्ट्स बना लो, और हो सकता है तो इंटर्नशिप भी कर लो, बट पहले आप स्किल्स डेवलप करो, उसके बाद इंटर्नशिप करो। सो यार, अब तुमने कंपेटिटिव कोडिंग की बात करी है, तो ऑब्वियसली कंपेटिटिव कोडिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी विद कंपेटिटिव कोडिंग? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके साथ, या कैसे शुरू करा, ये सब मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। हाँ राइट, तो बेसिकली सेकंड ईयर तक मैंने इंटरव्यू बिट खत्म कर लिया था, क्योंकि मैं सोचता था कि इंटरव्यू बिट हो गया, चलो तो दिक्कत नहीं आएगी इंटरव्यूज में कहीं भी। बट कोडिंग के राउंड्स ही नहीं निकलते थे। तो उसके बाद बेसिकली जब मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन किया, तो पता चला कि कॉम्पिटिटिव की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे जो मेंटर्स थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से गाइड करा हमें। तो बेसिकली दो पाथ्स होते हैं, या तो आप प्योरली कॉम्पिटिटिव कर लो, या फिर आप डीएसए के कुछ मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वहाँ पे स्टक रह लो। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके टारगेट कंपनीज कौन सी। तो अगर आपकी टारगेट कंपनीज प्योरली कॉम्पिटिटिव है, लाइक कोऑर्डिनेशन होगी, गूगल होगी या स्प्रिंकलर होगी, तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव तो करनी पड़ेगी। बट लाइक मेरी टारगेट कंपनीज थी लाइक अमेजोन, ऊबर, एंड ऊबर के लिए भी एक्चुअली कॉम्पिटिटिव रिक्वायर्ड होती है, हम सॉरी, अमेजोन थी, माइक्रोसॉफ्ट थी, और अर्बन कंपनी थी ऑब्वियसली। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रिक्वायर्ड नहीं होती, बट येस कॉम्पिटिटिव इज रिक्वायर्ड। तो मैं बेसिकली क्या करता था कि कोड फोर्सेस के डिव 2 के ABC करने का ट्राई करता था। तो इतना मुझे सीनियर्स ने बताया था कि जो भी मेरे मेंटर्स थे प्लेसमेंट के अंदर, उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आप ABC कर लेते हो डिव 2 के, तो यू आर गुड इनफ टू स्टार्ट, बेसिकली गुड इनफ टू क्रैक द कोडिंग राउंड्स ऑफ एनी कंपनी आई मीन एक्सेप्ट दोज कॉम्पिटिटिव कंपनीज। सो इतना मेरे ख्याल से बहुत था। और मैंने साथ में लीड कोड भी करा था। लीड कोड के मैंने अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अराउंड मैंने 200 वेरी इजी क्वेश्चंस करे थे, और 450 के अराउंड मैंने मीडियम क्वेश्चंस करे थे, और 80 to 90 के अराउंड हार्ड क्वेश्चंस करे थे। जैसा तुमने बताया कि तुमने 700 क्वेश्चन करे लीड कोड पे, तो ऑब्वियसली उस सब में ना बहुत मेहनत भी लगती है। और ड्यूरिंग सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस ऐसा कई बार होता भी होगा व्हेन यू मस्ट बी गेटिंग स्टक ऑन एनी प्रॉब्लम, राइट? और जब ऐसे प्रॉब्लम पे स्टक करते हैं ना, तो डिमोटिवेशन लगता है, या फिर थोड़ा सा मन हटने लग जाता है। तो कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ, और अगर हुआ तो हाउ डिड यू डील विद दैट डिमोटिवेशन? डिमोटिवेशन तो ऑब्वियसली आता ही था। तो इस केस में बेसिकली मैं अपने मेंटर्स को कॉल करता था कि चीज़ें नहीं हो रही ठीक से, क्या करूँ। तो दे ऑलवेज यूज टू मोटिवेट मी कि मतलब आप बेसिकली प्रैक्टिस करते रहो, खराब दिन आता है तो एक ना एक दिन तो आपका अच्छा आना ही है, तो आप डेफिनेटली ग्रो तो करोगे, बस प्रैक्टिस मत छोड़ो आप। और इंटर्नशिप सीजन में मेरा इतना अच्छा नहीं रहा था, तो 4-5 रिजेक्शन के बाद तो मैं सोचने लग गया था, बेसिकली खुद पे डाउट करने लग गया था कि ये फील्ड मेरे लिए बनी है भी या नहीं। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझे इस चीज़ में कि बेसिकली आप रिजेक्शन से भी एक्सपीरियंस ही गेन करो, तो ये चीज़ें आपको प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगी। मेरे पेरेंट्स काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझे, मेरे मेंटर्स काफ़ी मोटिवेट करते थे प्लेसमेंट में, और भी मेरे 2-4 सीनियर्स थे कॉन्टैक्ट्स में, वो भी काफ़ी मोटिवेट करते थे। तो ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड से बात करो, आप अपने पेरेंट्स से बात करो, या अपने मेंटर से बात करो, सीनियर में कोई कॉन्टैक्ट है तो उनसे बात कीजिए, दे विल डेफिनेटली गाइड यू। Right. So from your experience, I'd suggest everyone to stay consistent and not give up, right? And eventually the day gets brighter, right? So यार, ये सब तो हो गया that you started with projects, started with competitive coding, but जिसे कहते हैं ना, एक tough hard grind for placements, तो उसके लिए तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी थी? पहली बात तो एक अच्छा सीवी होना चाहिए आपके पास, इसमें प्रॉपरली सब कुछ मेंशन हो। सीवी की बात तभी करेंगे, और आपके पास डीएसएल को स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे कोई भी कंपनी में डीएसएल हो। और साथ ही साथ अगर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं तो वो आपको बेनिफिट ही देने वाला है इंटरव्यूज में। और बेसिकली आप मॉक इंटरव्यूज लेने का ट्राई कीजिए। मैंने बेसिकली मॉक इंटरव्यूज की बात करूँ तो प्लेसमेंट पे ही दिए थे, हमारे मॉक इंटरव्यूज होते थे। अगर मैं ओवरऑल ग्राइंड की बात करूँ ना, तो फर्स्ट सेकंड ईयर तक तो जावा स्ट्रांग हो गई थी, बेसिक स्ट्रांग हो गए थे, डीएसएल को भी ठीक ठाक हो गए थे, बट कमी कहाँ थी, प्रैक्टिस की थी। थर्ड ईयर में जब मैंने प्लेसमेंट ज्वाइन किया तो क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व करने स्टार्ट किए, तो डीएसएल को वाला पार्ट स्ट्रांग था। और जब 2 से 3 मंथ्स रह गए थे प्लेसमेंट को, तब मैंने सब्जेक्ट्स भी पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, लाइक हमारे ओप्स हो गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, और डीबीएमएस होता है हमारा, और सिस्टम डिजाइन ऑब्वियसली। तो ये 2-4 चीजें, ये तो आपको इसके लिए तो रेडी करना ही है। आई थिंक एक पॉइंट मिस कर गया हूँ, वो है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स और वर्क एक्सपीरियंस, इनका भी काफी अच्छा रोल होता है, तो आप अच्छे अच्छे फुल प्रोजेक्ट्स बनाइए। तो आई थिंक ये 2-4 चीजें हैं, अगर ये कर ली आपने तो आप इंटरव्यू के लिए बेसिकली रेडी हो, कंपनी क्रैक करने के लिए रेडी हो। राइट, तो काफ़ी डिटेल वैसे आंसर दिया।
तो तुमने एंड में ना बात करी प्रोजेक्ट्स की, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट रहता है बहुत लोगों का कि डीएसए के साथ साथ वो प्रोजेक्ट्स को कैसे मैनेज करें। और अब प्रोजेक्ट्स के बारे में तुमने जैसे थोड़ा बहुत बताया कि इंटरव्यू में रोल था, तो उसके ऊपर मैं तुमसे पूछता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताओगे कि एक्चुअली प्रोजेक्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस रही तुम्हारे इंटरव्यूज में? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ सिर्फ अर्बन कंपनी स्पेसिफिक, तो इतना ज्यादा रोल नहीं था प्रोजेक्ट्स का। आई डोंट नो, उन्होंने पूछा ही नहीं मुझसे इंटरव्यू में, बट सीनियर से पूछता था तो ये चीज पता चली कि प्रोजेक्ट्स का काफी अच्छा रोल होता है। और कुछ कुछ कंपनीज के तो प्रोजेक्ट्स के अलग से राउंड होते हैं, मतलब स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के राउंड होते हैं। वो पूछते हैं बेसिकली कि आपने प्रोजेक्ट यही क्यों बनाया, स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही क्यों यूज करी, स्पेसिफिक लैंग्वेज ही क्यों यूज करी, और इससे आपको कोई रिजल्ट मिला या नहीं मिला। वो पूरा डीप में जाते हैं। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड मुझसे एचआर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे कि मतलब आपने टीम वर्क करा था या नहीं करा था, कोई प्रॉब्लम आई थी तो उसको कैसे सॉल्व करा था, तो काइंड ऑफ दिस टाइप के क्वेश्चंस। और मैं बताऊं, अगर मैं इस चीज की बात करूं कि डीएसएलओ के साथ प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज करें, तो आई थिंक कि डीएसएलओ आप तो कभी छोड़ो ही मत। अगर आप प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो तो साथ साथ एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो कर ही लो उस डीएसएलओ का। तो आई थिंक ऐसे आप कर सकते हो प्रोजेक्ट्स और डीएस को अलॉन्ग साइड मैनेज। राइट। तो अभी तुमने अर्बन कंपनी की बात करी दी है फाइनली कि अर्बन कंपनी में ये रोल था, वैसा रोल था। तो इंटरव्यू से पहले एक होता है कोडिंग टेस्ट। तो तुम्हें अगर याद हो कि तुम्हारे कोडिंग टेस्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, सो दैट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल वाचिंग दिस। तो कोडिंग राउंड में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो तीनों डीएसएलओ के क्वेश्चंस ही थे। कोई एमसीक्यू नहीं था, सिर्फ 3 कोडिंग क्वेश्चंस थे और तीनों डीएसएलओ के थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि वो एक ग्रीडी प्रॉब्लम था। उसमें मतलब 2 इंटीजर्स गिवन थे हमें, ए और बी, और कुछ सेट ऑफ रूल्स गिवन थे। वो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। तो बेसिकली हमें मिनिमम स्टेप्स में उन सेट ऑफ रूल्स को यूज करके ए और बी को इक्वल करना था। क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था कि आपको एक ग्राफ गिवन है, बेसिकली इट वाज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, और उसमें 2 टाइप के नोड्स हैं, एक ब्लैक नोड है और एक व्हाइट नोड है। तो आपको बेसिकली टोटल पेयर ऑफ ब्लैक नोड्स काउंट करने हैं जिनके पास में एटलीस्ट एक व्हाइट नोड हो। तो ये क्वेश्चन बेसिक डीएसयू से हिट करा था मुझे, मैंने फटाफट डीएसयू बनाया और उसको सॉल्व कर दिया। तो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। क्वेश्चन क्या था कि यू आर गिवन अ बाइनरी स्ट्रिंग। बेसिकली बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है, उसमें सिर्फ 0 और 1 ही होंगे। तो आपको क्या करना है कि सारी सबसीक्वेंसेस कंसीडर करनी है। तो बाइनरी से सारी सबसीक्वेंसेस कंसीडर करने के बाद अगर आप उनका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करोगे, जितनी भी पॉसिबल सबसीक्वेंसेस जनरेट हुई हैं उनसे लार्जेस्ट प्राइम बताना है कौन सा जनरेट हो सकता है। तो यार ये बात तो हो गई अबाउट कोडिंग टेस्ट। तो कोडिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए अगला स्टेप आता है पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू का क्या प्रोसेस था या क्या पूछा गया, प्लीज इस पे हम बात करें तो। मेरे बेसिकली 3 राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के। मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था क्योंकि जब मैंने प्लेसफिट का कोर्स ज्वाइन करा था तो हमने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज ऑलरेडी दे दिए थे। तो वो जो डर था ना छोटा सा, वो फर्स्ट 5 मिनट्स में निकल गया था मेरा जब उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा। तो हाँ, ये भी बता देता हूँ कि आपको एक इंट्रोडक्शन ना एक रेडी रखना होता है हमेशा, कि हर कोडिंग राउंड में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ही होगा। उसके बाद मेरे सामने एक डीएसएलओ क्वेश्चन रखा जाता है। वो क्वेश्चन एग्जैक्टली लीड कोड पे मिल जाएगा। इट इज रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम। तो मैंने प्लेसफिट में ये क्वेश्चन करा हुआ था, लीड कोड पे भी करा हुआ था। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे इंटरव्यू में काफ़ी बेनिफिट मिला। तो मैंने प्रीफिक्स मैक्सिमम वाली अप्रोच बताई तो दे वाज टोटली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्रक्स था ना कि क्वेश्चन बेसिकली हो जाते हैं इंटरव्यू राउंड में, बट आप ट्राई कीजिए कि उसको जितना क्लीन हो सकते हैं ना उतना रखिए अपने कोड को। और मेरे को पहले से ही बोल दिया गया था कि आप अपना कोड जो है वो प्रोडक्शन रेडी कोड रखिए। तो प्रोडक्शन रेडी कोड क्या होता है, बेसिकली आपको प्रॉपर इंडेंटेशंस देनी होती हैं और जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं वो प्रॉपर रखने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कोई पर्सन, थर्ड पर्सन भी आपका कोई कोड पढ़े तो वो समझ जाए आपने क्या लिखा हुआ। तो इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बेसिकली इंटरव्यू में। आप साथ साथ समझा भी रहे हो उनको और साथ साथ आप नेमिंग वेरिएबल्स और इंडेंटेशन प्रॉपर दे रहे हो, तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है। बट इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको कोडिंग राउंड में, इंटरव्यू राउंड में। तो यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है मेरे साथ कि उन्होंने जो मेरा कोड था ना वो एडिटर पे लिखवाया और उन्होंने कहा कि इसके में एरर्स आ रहे हैं। तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या एरर्स आ रहे हैं, कुछ नहीं पता था। लोग बैकएंड पे कहीं पे सबमिट कर रहे थे वो मेरा कोड एक्चुअली, तो शायद हो सकता है लीड कोड पे कर रहे हो। तो मैंने फिर सर से पूछा कौन सी लाइन पे आ रहा है, किस चीज़ पे आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने एरर ठीक करा और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक टेस्ट केस पास नहीं हो रहा। तो मैंने फिर से अपना कोड देखा ध्यान से, तो वहाँ पे देखा कि मैंने इक्वालिटी नहीं लगा रखी एक जगह। तो मैंने फटाफट इक्वालिटी लगाई और फिर सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था 30 मिनट्स के बाद, वो था बेसिकली बैक ट्रैकिंग की फेमस प्रॉब्लम है एंड क्वींस प्रॉब्लम।
दोनों जस्ट उन्होंने कोड लिखवाया और कहा कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया, मैं फीडबैक दे दूंगा। देखता हूँ कि 1 घंटे बाद सेकंड राउंड का मेल आ जाता है मुझे। तो जब सेकंड राउंड का मेल आता है तो बेसिकली वो होता है मेरा सिस्टम डिज़ाइन राउंड, या सेकंड राउंड मेरा स्टार्ट होता है। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया कि इधर यू कैन डिज़ाइन अ चेस गेम और यू शुड डिज़ाइन अ ऊबर सिस्टम। तो लेट्स गो विद दिस ऊबर सिस्टम डिज़ाइन, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने चीज़ें हाई लेवल में बतानी स्टार्ट करी, मतलब अकॉर्डिंग टू यूजर्स कितने होंगे और स्केलिंग वगैरह कैसे होगी वो सब बताना मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर मुझे रोक देते हैं, बोलते हैं नहीं हमें मतलब लो लेवल डिज़ाइन चाहिए, बेसिकली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, मुझे कोड चाहिए जो हम ऊप से हम करते हैं। तो थोड़ा सा मैं फंबल हुआ, मतलब 2-4 मिनट सोचने लग गया, पढ़ के तो मैं कुछ और गया था, पूछ तो कुछ और तो बट एज मैंने जावा चूज कर रखी थी, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो मैंने चीज़ें यहाँ से डिज़ाइन करना स्टार्ट करी। तो मैंने सबसे पहले एक ऊबर क्लास बनाई और एक राइडर क्लास बनाई और एक ड्राइवर क्लास बनाई। तो उनको चीज़ें बताना स्टार्ट करी कि हम ऊबर क्लास में ये सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमने 10-12 फंक्शंस लिख दिए थे ऊबर के, तो उन्होंने कुछ 3-4 फंक्शंस थे जो मुझे कहा कि इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। तो उनमें से कुछ थे लाइक बेसिकली बुक अ राइड, कैंसल अ राइड और गिव रेटिंग टू अ ड्राइवर। तो उन्होंने कहा ये 3 फंक्शन है मेन, इनको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। तो मैं धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने लगा ऊबर क्लास के अंदर, और मैंने राइडर्स और ड्राइवर के कुछ एट्रीब्यूट्स बना लिए थे, लाइक उनकी पर्सन आईडी बनाई थी, उनकी मतलब एड्रेस बना लिया था, सिटी कहाँ पे रहते हैं, 2-4 चीज़ें और थी, प्रॉपर कंस्ट्रक्चर्स बनाए और नेमिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर करी, इंडेंटेशन सब कुछ प्रॉपर करी। और उसके बाद ऊबर क्लास में फंक्शंस इंप्लीमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो ब्रूट फोर्स से ऑब्वियसली मैंने अप्रोचेस बताना स्टार्ट करी। तो फर्दर वो डिस्कशन होती गई, तो अब हम ऑप्टिमाइज करते गए। मैंने हैश मैप की अप्रोच बताई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बेसिकली हैश मैप के कॉरेस्पॉन्डिंग एक लिंक लिस्ट रखी हुई थी, तो उसमें सर्चिंग में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे फर्दर ऑप्टिमाइज करो, मेरे को टाइम कम चाहिए, टाइम भी कम चाहिए, स्पेस भी कम चाहिए। तो मैं अप्रोच देता हूँ फाइनली डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। तो जब ये मैंने कोड करा तो फाइनली वो सेटिस्फाई, उन्होंने कहा कि मेन फंक्शन लिख दो, आपने सब कुछ तो लिख ही दिया है, तो क्लासेस को कॉल कैसे करोगे वो सब देखने के लिए उन्होंने कहा कि मेन फंक्शन लिख दो। तो इस राउंड में बेसिकली कुछ टिप्स अगर मैं देना चाहूँगा ना, वो है कि आप इंटरव्यू को हमेशा कनेक्टेड रखो अपने साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही बोले जा रहे हो, इंटरव्यू सुन नहीं रहा, या आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सिर्फ कोड ही लिखे जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें प्लेसमेंट में हमें सिखाई गई थी, मतलब जब भी मॉक इंटरव्यूज होते थे, तो इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट मिला मुझे। तो थर्ड राउंड वाज बेसिकली HR प्लस टेक्निकल। बेसिकली HR ही होता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो थर्ड राउंड होते हैं HR ही होते हैं, बट मेरा टेक्निकल भी था थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग इसकी होती है, बेसिकली पूछते हैं कि आप कैसे हो, इंट्रोडक्शन से होती है, कॉलेज में क्या माहौल चल रहा है वो सब पूछते हैं, कि वर्क फ्रॉम होम कैसे कर रहे हो आप, इंटर्नशिप्स में जो भी एक्सपीरियंस था उन्होंने सब पूछा। तो नॉर्मल बातें ही होती हैं स्टार्टिंग के 30 मिनट। तो उसके बाद उन्होंने मेरा रिज्यूमे पकड़ा और ऊपर से नीचे बेसिकली स्कैन करने लग गए मेरे रिज्यूमे में क्या क्या लिखा। तो मैंने एक इंटर्नशिप लगी थी 365 लैब्स की, जो मेरी एकदम एंड में जाके लगी थी। तो ये भी प्लेसमेंट ज्वाइन करने के बाद ही लगी थी इंटर्न मेरी। तो यहाँ पे वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के बारे में पूछने लग गए मुझसे कि आपने ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ही क्यों यूज़ करी और इसका बेनिफिट क्या था, बेसिकली C# ही क्यों यूज़ करी। तो काइंड ऑफ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, अच्छा हेल्दी डिस्कशन हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, चलो अब तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक DSL का क्वेश्चन रख दिया मेरे सामने। तो वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि आपके पास वेबसाइट के कुछ पेजेस आ रहे हैं, तो आप बेसिकली आपको एक कैशे मेमोरी डिज़ाइन करनी है उनको स्टोर कराने के लिए। तो एक लीड कोड में मैंने क्वेश्चन करा हुआ था LRU कैशे करके। तो ये भी मेरे जो मेंटर्स थे बेसिकली उन्होंने काफ़ी गाइड करा था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, मतलब पढ़ लो नहीं सॉरी, इसको अच्छे से कर लो सॉल्व। तो मैंने ये अप्रोच दे दी थी उनको LRU कैशे की। तो ट्विस्ट आता है यहाँ पे, उनको शायद पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले से करा हुआ। तो वो बोलते हैं नहीं मुझे LRU नहीं चाहिए, मुझे LFU चाहिए। तो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो मैंने फिर थोड़ा सा सोचा 10-15 मिनट कैसे कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने एक अप्रोच दी थी प्रायोरिटी क्यू की, तो विद कस्टम कंपैरेटर था उसमें। तो उनको ये अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी, प्रायोरिटी क्यू विद हैश मैप था वो। तो वो फाइनली सेटिस्फाई होते हैं, उन्होंने कहा चलो कोड कर दो। यहाँ पे भी फिर प्रॉपर इंडेंटेशन थी जावा की। और हाँ, जावा से याद आया कि जो इंटरव्यूअर था उसको जावा काफ़ी पसंद थी, तो इस चीज़ का भी बेनिफिट मिला मुझे। मतलब मैं भी जावा से ही कोडिंग करता था, तो उन्होंने कहा कि चलो जावा में कोड लिख दो। फटाफट मैंने कोड लिखा
और बेसिकली थोड़ा सा मेरा कोड रह गया था लास्ट में, तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था मैं, बट मैंने इतना कोड लिख दिया था कि वो थर्ड पर्सन को दिखा सकते थे। जो मेन फंक्शनैलिटी होती है प्रायोरिटी क्यू की और कस्टम कंपैरेटिव की, वो सब लिख दी थी। खाली मेरा मेन फंक्शन रह गया था। टाइम भी जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि आई लाइक योर अप्रोच, तो टाइम भी जा रहा है अभी, सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। तो जब तक ये नहीं बोला था उन्होंने, मेरी नर्व्स कांप रही थी कि यार कोड तो कंप्लीट हुआ नहीं अभी, तो पहले जाने को बोल रहे हैं। बट जाने से पहले उन्होंने चलो एटलीस्ट इतना तो बोल दिया कि आई लाइक योर अप्रोच एंड आई लाइक योर एटीट्यूड एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। बेसिकली इंटरव्यूज में जिस चीज की वजह से मैं रिजेक्ट हो रहा था, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और एटीट्यूड की वजह से रिजेक्ट हो रहा था, एटलीस्ट एट द एंड कहीं से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आपका एटीट्यूड अच्छा लगा, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी लगी, तो अलग ही लेवल की खुशी हुई थी। मैं मतलब इंटरव्यू को लेकर इतना खुश नहीं था कि अच्छा गया खराब गया, बट इस कॉम्प्लीमेंट को लेकर काफी खुश था। तो यहाँ पे मेरा थर्ड राउंड खत्म हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे रिजल्ट आता है, तो देखता हूँ कि मेरा नाम जो लिस्ट आती है ना, उसमें सबसे टॉप पे लिखा होता है। तो वो एक अलग ही लेवल की खुशी होती है वहाँ पे। अच्छी बात है। तो ऑब्वियसली अच्छा तो लगता है यार व्हेन वंस हार्ड वर्क पेज ऑफ, राइट। सो जैसे तुमने बोला यार, शुरू में जो है एक पैराग्राफ अपना सॉर्ट ऑफ बना के रख लो, है ना। तो वो जनरली होता है ना कि अपना तुम्हें उस एक पैराग्राफ में अपना रेज्यूमे बताना है, राइट। तो तुम्हारे रेज्यूमे का क्या रोल रहा इन योर इंटरव्यूज एंड एनी रेज्यूमे टिप्स? तो यहाँ पे मैं जूनियर्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि कुछ टिप्स हैं जो आप मतलब मेंटेन कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। लाइक आप अपने जो वर्ड के जो साइजेस हैं उनको काफ़ी बड़ा भी मत रखो और काफ़ी छोटा भी मत रखो कि उसको कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा हुआ है। और जो रिज्यूमे में बेसिकली जब आप प्रोजेक्ट्स की एक्सप्लेनेशन लिखते हो ना, तो लॉन्ग पैराग्राफ्स अवॉइड कीजिए। मतलब इंटरव्यू के पास 2 से 2.5 मिनट का टाइम होता है आपके बेसिकली आपके रिज्यूमे को पढ़ने के लिए, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं कि आपका पूरा पैराग्राफ पढ़े। तो मैं बेसिकली ये रिकमेंड करूंगा कि उनको बुलेट पॉइंट्स में चेंज कर दो आप, और क्रिस्प एंड शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट रखो। और जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, आपने टेक्नोलॉजीज यूज करी हैं जो भी, उनको आप बोल्ड कर सकते हो, तो ताकि बेसिकली अलग से दिख जाए। इंटरव्यू कुछ ढूंढ रहा है, बेसिकली स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है अगर, तो उसको वो दिख जाए आपके बेसिकली रिज्यूमे में। और अपनी डेट्स वगैरह प्रॉपर डालिए अपने प्रोजेक्ट्स के आगे, अपने वर्क एक्सपीरियंस के आगे, और अपनी टेक्निकल स्किल्स जरूर बताइए। और कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी होती हैं वो है लाइक आप फुल स्टॉप्स मत लगाओ अपनी किसी भी बुलेट पॉइंट के एंड में, और अगर बुलेट पॉइंट दूसरी लाइन पे जा भी रहा है तो 3/4 लाइन ही कवर कीजिए। तो जैसे तुमने बताया कि तुम्हें ऑप्शन दिया चेस और ऊबर में, तो मुझसे तो सीधा चेस ही पूछा था यार मेरे इंटरव्यू में, अर्बन के नहीं, किसी और कंपनी का ऑब्वियसली, राइट। तो इस तरीके के और कौन से टॉपिक्स हैं तुम्हारे हिसाब से जो कवर करनी चाहिए किसी को फॉर इंटरव्यूज? राइट। सो अगर मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझसे सिर्फ DSL, सिस्टम डिजाइन और जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे इंटर्नशिप्स में, उनके बारे में पूछा गया था। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अगर आपके टारगेट जो जनरल कंपनीज हैं, लाइक कोई भी कंपनी है जो अमेजोन टाइप की कंपनीज है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट या कुछ भी, तो 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा और हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। लाइक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, खैर मुझसे पूछी गई थी, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे जो मुझसे नहीं पूछे गए थे। और कुछ कंपनीज होती है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स भी टारगेट करती हैं। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं ना, ये मतलब अपने स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए हमें। और DSL को तो ऑब्वियसली हर जगह रिक्वायर्ड होता है, तो जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सके उतना ज़्यादा सॉल्व कीजिए। तो यार इन अ नटशेल, वुड यू लाइक टू समराइज योर जर्नी या फिर कुछ क्लोजिंग वर्ड्स फॉर एवरीवन वाचिंग दिस? सो अपने जूनियर्स को मैं यही एडवाइस करूंगा कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पाथ फॉलो करना। मतलब मैंने तो बेसिकली प्लेसमेंट से ही मुझे प्रॉपर एक पाथ मिला था। आप भी ऐसे कोई पाथ ढूंढने की कोशिश कीजिए, मतलब मेंटर से या फिर कोई भी जगह कहीं से भी आपको प्रॉपर पाथ मिल रहा है तो आप भी ट्राई कीजिए। इन माई केस, यस, आई विल डेफिनेटली लाइक टू गिव क्रेडिट टू प्लेसमेंट। सो यहाँ पे मतलब मेरी टोटल जर्नी में मतलब प्लेसमेंट का काफ़ी बड़ा हाथ था, क्योंकि मेंटर्स जो थे मेरे प्रॉपरली हमेशा ही हमें मोटिवेट करते थे, और इंस्ट्रक्टर्स काफ़ी अच्छे थे। तो ओवरऑल जर्नी मतलब मेरी काफ़ी सही रही है अभी तक 4 साल की। 3 साल तक तो मैं भटकती ही रहा था, मतलब करने के बावजूद भी नहीं पता था मुझे क्या चल रहा है, मतलब क्यों नहीं हो रहा। तो प्लेसमेंट में आने के बाद मुझे थोड़ा सा प्रॉपर पाथ मिला, और प्रॉपर मेरे सीनियर्स जो थे, इंस्ट्रक्टर्स जो थे, वो भी खुद बड़ी बड़ी MNCs में प्लेस्ड थे, तो उनके एक्सपीरियंस को हमने गेन किया, और फिर फाइनली हम प्लेसमेंट सीजन से पहले काफ़ी रेडी हो गए थे। तो दिस वाज हाउ माई जर्नी। तो मैं यही बोलूँगा कि जूनियर्स को भी मतलब कुछ ऐसा ही प्रॉपर पाथ ढूंढना चाहिए। राइट। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अभिषेक फॉर द ग्रेट इंटरव्यू, इतना डिटेल में बताया। थैंक्स टू प्लेसफिट ऑल्सो हु हेल्प मी कनेक्ट विद अभिषेक एंड मेड दिस हैपन।
So don't forget to check them out from the links in the description below and enroll today. So again, thank you Abhishek and thank you PlaySuite for making this happen. And I hope all of you learned a lot and had a lot of fun hearing our conversation. So thank you for joining. Stay safe, stay consistent and keep coding. At PlaySuite, you get an illustrated and dedicated team of instructors and mentors from top organizations who help you clear your concepts and get better at coding. You are taught with a battle-tested curriculum ranging from coding to computer science subjects, with some amazing features like mock interviews, resume reviews, projects, referrals in top companies, and much more. The best part about PlaySuite is that they provide you a 100% job guarantee at zero upfront cost. So join today and take your first step towards cracking your dream company. For more information, check out the links in the description below.